नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात इनोवेट इंडिया और इनोवेशन की। ऐसे कई लोग या उद्योग हैं जिनके पास आइडिया तो हैं लेकिन सपोर्ट सिस्टम नहीं, और ऐसे ही लोगों को अब इनोवेट इंडिया का मंच मदद करेगा। नीति आयोग ने इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये अटल इनोवेशन मिशन और माईगॉव जैसे भारत सरकार के नागरिक केंद्रित मंच के बीच एक सहयोग और कड़ी के तौर पर है। इनोवेट इंडिया पोर्टल देश भर में होने वाले सभी इनोवेशंस के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर एक जमीनी और गहरे तकनीक के न्यू इनोवेटर्स के रजिस्ट्रेशन का मंच भी बनेगा। जो लोग एक महत्वपूर्ण इनोवेशन की तलाश में हैं, वो अर्थव्यवस्था के लाभ के साथ साथ राष्ट्रीय सामाजिक जरूरतों के लिए इस पोर्टल का लाभ उठा सकेंगे। इस मंच पर अब युवा इनोवेटर से लेकर देश के लिए उपयोगी आविष्कार न सिर्फ अपलोड किए जा सकेंगे, बल्कि उनको वित्तीय सहायता का बड़ा मंच भी देने की तैयारी है। माईगॉव केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री की पहल पर 2014 में स्थापित हुआ था और देश में इस वक्त लाखों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो समझेंगे कि आज हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, हमारा मिशन क्या है और लक्ष्य कहां पर है, रास्ते की चुनौतियां क्या हैं। हमारे साथ हैं अरविंद गुप्ता, हैं सीईओ हैं माईगॉव से। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्टूडियो मेरे साथ कार्तिक चंद्रशेखर हैं, निदेशक हैं संगम इनोवेशन फाउंडेशन AIC से। आपका स्वागत है। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान उन्नत पंडित होंगे, जो कि सीईओ हैं अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग से। शुरुआत में अरविंद साहब आपसे करना चाहूंगा। देश में कमोबेश अगर हमने पिछले 2 सालों का आंकड़ा देखें, 7 से 7.5% की विकास दर, और देश की आबादी और उसकी ज़रूरतें जो पोटेंशियल है उसके लिहाज से कहा जाता है कि 9 से 10% की विकास दर हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी अहम है कि बिना नए इनोवेशन के जरिए हम इसे अचीव नहीं कर सकते जो संसाधन हमारे पास हैं। कैसे हम इनोवेट इंडिया के इस मुहिम को समझें और क्या ये उसी दिशा में कदम है? बिल्कुल कमिन जी, देखिए ऐसा है कि जो इनोवेशन है हिंदुस्तान में, हमारे देश में, भारत में सेंचुरी से चलती आ रही है। कहते थे कि भाई नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इनोवेशन, और हिंदुस्तान में, भारत में इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन तो एक तो ये रियलिटी है, भारतीय सोसाइटी बहुत इनोवेटिव सोसाइटी रही है, उसको कई मायनों से जाना जाता है। जुगाड़ भी आपने वर्ड सुना होगा, देश विदेश में इस वर्ड का इसके ऊपर बहुत केस स्टडीज करी गई हैं। लेकिन कभी तो हमारे कल्चरल सिस्टम में, सोशल सिस्टम में इनोवेटिव थिंकिंग सोशल सोसाइटी में बहुत थी, लेकिन एक सिस्टमिक अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच जो सरकार ने लाने की कोशिश करी है, और वो उसका ही रिजल्ट है ये अटल इनोवेशन मिशन और आज ये इनोवेट इंडिया का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, देखिए कि जो इनोवेशन है वो सिर्फ नई टेक्नोलॉजी की इजाद करने में नहीं है। इनोवेशन कम्युनिकेशन में हो सकती है, डिज़ाइन में हो सकती है, प्रोसेसेस के अंदर होती है, सोचने के अंदर हो सकती है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर हो सकती है, बिजनेस के अंदर हो सकती है, गवर्नमेंट के अंदर हो सकती है। और एक सोचना कि पूरी नई थिंकिंग को नई उसी रिसोर्सेज से, उतने ही कंस्ट्रेंट से हम कैसे बेटर चीज़ को अचीव कर सकें, वो भी एक थिंकिंग आ रही है, और वो इनोवेट इंडिया का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात जो रही है कि जो प्रधानमंत्री ने एक क्लैरियन कॉल करी थी कि इनोवेट और स्टैग्नेट। मतलब आज आप देखें तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं, वो चाहे वो फेसबुक हो, एप्पल हो, गूगल हो, अमेज़ॉन हो, ये लास्ट 10-15 सालों में बहुत छोटी कंपनियों से इतनी बड़ी कंपनियां बन गई हैं जी। 15 से 20 साल का टाइम फ्रेम रहा है इन सब कंपनीज के साथ। माइक्रोसॉफ्ट है, ये करीब 40 साल पुरानी है। लेकिन हमारे देश में इतनी इनोवेशन होती है, हम उसको एक प्लेटफॉर्म के तौर पे, एक स्ट्रक्चर्ड रूप में आज उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जो सोच है ये इनोवेट इंडिया की, वो यही है कि जो भारत की ज़मीनी स्तर की इनोवेशंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक इकोसिस्टम मिले, और उसको एक तरह से पूरे देश में और फिर आगे दुनिया में पहुंचाने का एक तरीका और माध्यम मिले। तो
ये ही सोच रही है अटल इनोवेशन मिशन की कि इनोवेशन ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे लोगों की थिंकिंग में कैसे आए। हमारे साथ शायद उन्नत जी, आपने बोला अटल इनोवेशन मिशन से, तो वो अपने बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन जो माईगव का भी प्रयोग रहा है वो इनोवेशन के ऊपर ही रहा है कि कैसे पॉलिसी मेकिंग के अंदर, गवर्नेंस के अंदर इनोवेटिव थिंकिंग, इनोवेटिव आइडियाज को सरकार कैसे कंज्यूम कर सकती है और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है। हम करते आए हैं और करते रहेंगे। तो अरविंद जी, अब तक अनुभव कैसा रहा है माईगव का जब इसको लॉन्च किया गया, और उसके बाद हमने देखा कि आप लोग अलग अलग इश्यूज पर, अलग अलग जब मसले आए उसको लेकर जनता से राय, सुझाव, उसको लेकर नई चीज़ों का आपने आह्वान किया, किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा जिसके बाद आपको इस कदम की तरफ बढ़ना पड़ा? देखिए, माईगव का जो अभी तक का 4 साल की आज हमारी जर्नी पूरी हुई है, तो उसका जो ये प्रोजेक्ट है और ये जो एक प्लेटफॉर्म है, इसका इतना प्रयोग हो रहा है कि आज कोई डिस्कशन होती है किसी भी पॉलिसी पर, कोई नए रूल पर, जीएसटी पर, बजट पर, ये माईगव के माध्यम से उसमें बहुत अच्छी जिसे कहते हैं सुझाव आते हैं, सजेशंस आती हैं, और वो देश में फाइनल पॉलिसी के अंदर और फाइनल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को, स्टेट्स को, पॉलिसी मेकर्स को इसकी ताकत ऑलरेडी नजर आ रही है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा कि पेमेंट्स बैंक जी, जो अब पोस्ट ऑफिस भी लॉन्च कर रहे हैं या लॉन्च कर चुके हैं, इसका एक सुझाव आज से 3 या 4 साल पहले माईगव के प्लेटफॉर्म पे आया। किसी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी लिखी कि भाई पोस्ट ऑफिस इस देश में हर जगह है, इनको पेमेंट्स बैंक की तरह बन जाना चाहिए, एक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो माईगव जो जिस तरह प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर्फ पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक छोटे से कमरे में या टू द परव्यू ऑफ दिल्ली, कि मतलब दिल्ली में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सुझाव देते हैं, या इंडस्ट्री की बॉडीज हैं, सिर्फ वो ही पॉलिसी में पार्ट ना लें, बल्कि देश की जो क्रिएटिव एनर्जी है, जो हमारी देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यूथफुल एनर्जी है, सब लोग उस प्रोसेस में पार्ट ले सकें, जो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। और ऐसा ही कोई चीज ठीक नहीं है तो उस पर सुझाव भी दे सकें कि इसमें क्या गलती है, उसकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकें। दोनों चीजें। तो माईगव एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया, इट्स मेड इन इंडिया, इट्स कंप्लीटली इंडिया ओन प्लेटफॉर्म। सारा हमें नाज है इस चीज पे कि आज ये विश्व का सबसे बड़ा पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म बन गया है। मैं लौटूंगा आपके पास। उन्नत पंडित जी हमारे साथ हैं, CEO हैं अटल इनोवेशन मिशन से। उन्नत साहब, ये जो इनोवेट इंडिया एक मंच दिया गया है, लेकिन सवाल ये कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही? क्या अटल इनोवेशन मिशन, जिसका मकसद और लक्ष्य मैं अगर समझना चाहूँ और जिस दिशा में हमने कदम बढ़ाए थे, वो कहाँ तक आगे पहुँची, और क्या देश से उस तरह का रिस्पांस यूथ के अंदर मिल रहा है जब हम अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इनोवेशंस की बात कर रहे हैं? जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि देश में कई जगह पर इनोवेशन तो हो रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ किस तरह से किस क्षेत्र में इनोवेशन हो रहे हैं, और उसका कहीं पर ऐसा रिपोजिटरी है नहीं, कहीं पर वो डॉक्यूमेंट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। तो ये एक वॉलेंटरीली मूवमेंट के तौर पर ये इनोवेट इंडिया का ये प्लेटफॉर्म काम करेगा, और हर किसी को अपने इनोवेशन को यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने से एक तो पूरे देश में पता चलेगा कि हाँ, मैंने कुछ इनोवेशन किया है वो जो देश हित में काम आ सकता है। दूसरा कि ये इनोवेशन को कोई भी व्यक्ति कमर्शियलाइज करना चाहता है तो उसके लिए भी वहाँ से कुछ ऐसे ठोस इनोवेटिव आइडिया, कंसेप्ट, प्रोटोटाइप वगैरह उपलब्ध रहेंगे। तदुपरांत जो इनोवेटर खुद भी अगर कमर्शियलाइज करना चाहता है तो वो भी इनोवेशन इकोसिस्टम के साथ जुड़ेंगे, जैसा कि वो इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़ेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर में उनको इंक्यूबेशन सहाय आवश्यकता है तो वो अटल इनोवेशन मिशन और बाकी जो गवर्नमेंट एंटिटी द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर खड़े किए जाते हैं, वहाँ पर उनको 1-to-1 कनेक्ट करने की एक सुविधा उपलब्ध होगी। साथ में ही कुछ फंडिंग की आवश्यकता है तो फंडिंग एजेंसी को भी एक बड़ा सा एक डेटाबेस मिलेगा जिसमें कि इनोवेशन तैयार है डिप्लॉयमेंट के लिए, और डिप्लॉयमेंट करने के लिए जो भी फंड की आवश्यकता है, अगर किसी भी फंडिंग एजेंसी को फंड करना है तो उनके लिए भी एक माध्यम बनेगा। तो कुल मिला के पूरी इकोसिस्टम को जोड़ने का ये इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म कार्य
करने वाला है। और इसमें एक इनोवेटर के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त सहूलियत या सुविधाएं जो कि सरकार या फिर इस पोर्टल के जरिए, या फिर यूँ कहूँ कि एक ऐसा मंच होगा जहां पर इनोवेटर अपने आइडियाज़ को रखेगा, रजिस्टर्ड कराएगा और उसके बाद बाजार यानी कि जो दूसरा पक्ष है, जो फाइनेंस के लेवल पर हैं या दूसरे सपोर्ट सिस्टम हैं, वो अपने आप स्वतः वहाँ पर आएगा? बिल्कुल, आपने सही बताया है कि ये एक ऐसा माध्यम बनने जा रहा है जिस माध्यम से ना सिर्फ इनोवेटर जुड़ेगा, बट कि उसमें जिसको अपना पूंजी भी लगानी है वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, और ये पूरी इकोसिस्टम को जो बैकबोन के रूप में सपोर्ट करने जा रहे हैं वो इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन सेंटर के इंक्यूबेशन मैनेजर्स भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो पूरी इकोसिस्टम को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म, एक अम्ब्रेला के तहत ये जोड़ा जाएगा। ओके कार्तिक, सवाल है कि क्योंकि आप निदेशक हैं संगम इनोवेशन फाउंडेशन से, ये कितना मददगार जो सिस्टम शुरू किया गया, इसकी दिशा में बढ़ रहे हैं, ये कितना मददगार हो रहा है? क्योंकि एक आलोचना ये होती रही कि हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में, वो इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता है। पर ऐसे में क्या हम उस एनर्जी को, क्या उस हुनर को हम निकाल कर सीधे इस मंच पर ला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सब इनोवेशन यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, थोड़ा बहुत बाहर भी होता है। जो लोग सीखते हैं आईटीआई में, जो अपना खुद टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। हमारा फोकस, हमारे पास हम पैसा लगाते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में, स्वच्छ टेक्नोलॉजी में, तो हमारा काम है जाके ढूंढना, और ये हमारे काम को बहुत आसान कर देगा। उसके साथ ही हम हमेशा टेक्नोलॉजी नहीं ढूंढते हैं, हम इनोवेटर भी ढूंढते हैं। हमें ज़रूरत है लोगों की जो हमारे साथ जुड़ जाएं, जो हमारी कंपनियां जिनमें हमने पैसे लगाए हैं उनके साथ आके जुड़ जाएं। तो हम जब देखते हैं ऐसे पोर्टल, हम एक ही मतलब तोड़ के साथ नहीं देखते हैं कि मतलब कहाँ पे पैसा लगाएं। हम देखते हैं लोग उसके पीछे कौन हैं, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है ऐसे पोर्टल में, वो लोग हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो ये एक दिशा है जिससे मतलब सब लोग जुड़ सकते हैं। तो तभी जब क्राउड सोर्सिंग के बारे में बात करते हैं, क्राउड सोर्सिंग लोग सोचते हैं केवल पैसे के लिए है। क्राउड सोर्सिंग का है आइडियाज क्राउड सोर्स हो सकते हैं, लोग जुड़ सकते हैं, एक मूवमेंट बन सकता है, और ये पोर्टल उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब तक जो सिस्टम था, अगर इस पोर्टल के पहले या फिर जो स्कीम शुरू हुई उससे पहले, उस वक्त कितनी मुश्किलें थी अगर आपको इनोवेटर्स ढूंढने हैं, उनके आइडियाज़ को अडॉप्ट करना है, या आप चाहते थे उसके पीछे फंडिंग की जाए? हाँ। क्या सिस्टम था? कोई सिस्टम नहीं था। हम ज़्यादातर पब्लिश करते हैं एप्लीकेशन, आके लोग अप्लाई करें, या फिर हमारा काम है इनोवेटर को ढूंढना, तो हम न्यूज़पेपर सब जगह ढूंढ ढांड के फ़ोन करके उनको कन्विंस करते हैं कि हमारे पास आके हमारे साथ काम करें, हम जो उनको सुविधाएं देंगे उनके लिए वैल्यूबल होगा। तो वो वाला काम अब दोनों, अगर गवर्नमेंट, हम और इनोवेटर सब साथ में जुड़ के करेंगे तो काम तो मतलब इतना आसान हो जाएगा कि जब सब एक ही तरफ जा रहे हैं तो फिर बात सही रहती है। मतलब तो जो कॉन्वर्जेशन होता है वो सब एक ही तरफ के कॉन्वर्जेशन होता है। ओके अरविंद जी, एक और चीज़ जो जब इनोवेशन की हम बात करते हैं, भारत जैसे देश में और ख़ासतौर पर एशिया सब कॉन्टिनेंट की बात करिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि एक ऐसी ही आलोचना रही है दुनिया में कि यूरोप या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके इनोवेशंस, उनका लेवल, उनकी अप्रोच या फिर उनके टारगेट लक्ष्य बहुत अलग हैं। महंगी चीज़ महंगे लोगों के लिए। हमारा इनोवेशन का जो लक्ष्य है वो उनसे कितना अलग है और क्या हमारा टारगेट है? ये आपने जो बात करी है बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं दो चीज कहूंगा इसका उत्तर देने से पहले। नंबर वन, जो सब लोगों ने कहा, कार्तिक जी ने बहुत अच्छी बात करी कि ये क्राउड सोर्सिंग ऑफ जस्ट पैसे के लिए नहीं है बट टीम के लिए है, आइडियाज के लिए है। तो जो उन्नत जी ने बात करी, सबको अगर आप जोड़ दें तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इनोवेशन में माइंडसेट चेंज तो आ रहा है इस देश में, और एक पीपल्स मूवमेंट बनाने के ये सारे तरीके जो हैं, चाहे उसमें अटल टिंकरिंग लैब्स हों स्कूल के अंदर, चाहे इंक्यूबेशन सेंटर हों, चाहे ग्रैंड चैलेंजेस हों, इससे एक इनोवेशन की माइंडसेट चेंज
और एक इकोसिस्टम बनाने का और इसको पब्लिक मूवमेंट बनाने का ये सारा प्रयास है। पब्लिक मूवमेंट जब बन जाती है, जब कोई सब लोग इसको ओन करने लगते हैं और फर्स्ट थिंकिंग ये होती है कि मैं बना रहा हूँ ये इनोवेटिव आइडिया, मैं इसको कहीं डाल सकता हूँ, कहीं इसका पैसा मिल सकता है और आगे चल के मैं इस अपने आइडिया को बिजनेस बना सकता हूँ और इसमें जॉब क्रिएशन कर सकता हूँ, तो ये एक एस्पिरेशन हो जाती है। एक यंग इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपने सवाल किया वो भी एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक ये सेंचुरी जो आगे चल के जिसमें 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सबकी बात हो रही है, इसमें बहुत सारी अभी इनोवेशन की तो जो नया कर्व है, जो इनोवेशन कर्व कहते हैं, अभी चालू हुआ है। भारत ने इस कर्व को मिस नहीं किया, बल्कि वी आर गोइंग टू लीड दिस कर्व फॉर इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट 6 बिलियन। अभी तक जो आपने बात कही और उससे मैं बहुत सहमत हूँ, जो अमेरिका से हम लोग भी वहाँ पढ़े लिखे हैं, रहे हैं, और यूरोप के अंदर जो इनोवेशन अगर हुई है तो वो एक रिच सोसाइटी, डेवलप्ड सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुई है। इंडिया में जो इनोवेशन हो रही है वो एक डिफरेंट प्राइस स्ट्रक्चर में डिफरेंट सोसाइटल प्रॉब्लम्स को, हमारी प्रॉब्लम्स सोसाइटी की बहुत डिफरेंट है, एग्रीकल्चर में, एनर्जी में, सिक्योरिटी के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, डिजिटल लिटरेसी के अंदर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, और जो भारत ने किया है वो उसका स्केल सबसे हाईएस्ट है। तो हमने कॉस्ट को लो रखते हुए स्केल अचीव कर रहे हैं। तो जो भारतीय इनोवेशंस हैं वो सिर्फ भारत की प्रॉब्लम ही नहीं, बट मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट 6 बिलियन है उसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगी। भारत के बहुत अन्य देश हैं भारत के बाहर जो हु लुक अप टू इंडिया टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क्स एंड लीडरशिप टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स दैट दे हैव इन देयर कंट्री। मतलब जो प्रॉब्लम भारत में है उस कॉस्ट में अगर भारत सॉल्व कर सकता है, उस स्केल पे भारत सॉल्व कर सकता है, तो अन्य देशों के लिए वो बहुत आसान है और वो भी उसको अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो अब हम जो इस नए इनोवेशन कर्व में जा रहे हैं, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट 6 बिलियन, मतलब जो नेक्स्ट 600 करोड़ लोग हैं दुनिया भर के, वो भारत की तरफ अपनी आशा रखते हैं। बहुत अच्छी, क्योंकि जब हम इस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, दो बड़ी चीज़ें हैं, दो फैक्टर हैं जिन्हें मैं चाहूँगा कि सरकार या फिर आपके स्कीम्स के ज़रिए, पहला ये कि जब हम इनोवेटर्स को आगे लाने की बात करें, सराहनीय कदम है, बेहतरीन कदम है, लेकिन इसकी ग्रोथ को या फिर इसकी हम कहूँ कि इसको मास तक ले जाने की बात जो गुप्ता जी कह रहे हैं, उसको अहम है कि उसके लिए एनवायरनमेंट, वो स्कूल में हो, घर में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, कॉलेजेस में हो, उस दिशा में क्या कदम हमारे अब तक आगे बढ़े हैं, क्या मिशन है और हर्डल्स क्या हैं? जिसे अटल इनोवेशन मिशन ने पूरी इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ने का एक लक्ष्य रखा है। तो जैसा कि गुप्ता साहब ने बताया कि टिंकरिंग लैब के इनिशिएटिव्स हो या अटल इंक्यूबेशन सेंटर के इनिशिएटिव हो, जो कि हमारे फ्लैगशिप इवेंट है, प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम्स के तहत जैसे अटल टिंकरिंग लैब, तो देश में आज के दिन 2 साल से कम समय में हमने 5441 टिंकरिंग लैब एस्टैब्लिश करने के लिए स्कूलों का चयन किया है और उनको फंडिंग भी दे रहे हैं टिंकरिंग लैब इनिशिएटिव। और उन स्कूलों के अंदर ये टिंकरिंग और इनोवेटिव स्किल और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे कुछ ना कुछ काम कर सके और अपने जो भी अपने अंदर प्रतिभा है, क्रिएटिविटी है, आइडिया है, उनको कुछ स्वरूप में सॉल्यूशन की तरफ भी सोचे और वो सॉल्यूशंस को आगे आइडिएशन से लेके प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप से लेके कमर्शियल डिप्लॉयमेंट तक भी आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। सेम वे पूरी इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स को बैकबोन सपोर्ट देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश करना, तो 19 इंक्यूबेशन सेंटर आज तक हमने एस्टैब्लिश किए और 80 ऐसे नए इंस्टीट्यूशन को हमने सिलेक्ट किया है। लक्ष्य है कि मार्च 2019 तक हम 50 ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर कार्यान्वित कर दे देश भर में अटल इनोवेशन मिशन के तहत, और आने वाले मतलब 2019 के अंत तक कैसे 100 इंक्यूबेशन सेंटर हम कार्यान्वित कर सके। तीसरी बात है, जहाँ तक इनोवेशंस को सरकार और उसके साथ जोड़ने की बात है, तो हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, जिसमें कि 5 अलग अलग मंत्रालयों ने हमें 24 ऐसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
वो चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म्स, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर जो भी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन आज देश भर में इनोवेटर, टेक्नोक्रेट्स या साइंटिस्ट या R&D इंस्टीट्यूशन, MSME, स्टार्टअप किसी के भी पास है, वो सरकार के पास आए और अपने इनोवेशन ये हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए वहाँ पर रजिस्टर करवाए, और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका उन इनोवेशन का एक्सपर्ट कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा और विजेता को 1 करोड़ तक का प्राइज़ है। ये एक अगेन ये इनोवेट इंडिया मूवमेंट के तहत ये लोगों तक बात पहुंचेगी कि सरकार चाहती है कि हमारे जो ग्रासरूट इश्यूज है उसके लिए आपके पास जो भी सॉल्यूशंस है, टेक्नोलॉजी है, आप क्या ऑफर कर सकते हैं सरकार को। अगर वो सही रूप में समाज के लिए उपयोगी है, देश के लिए उपयोगी है, तो उसे डिप्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो इनोवेट इंडिया वो मूवमेंट को भी एक तरह से कैटलाइज करने वाला है। तो गुप्ता जी, अगर मैं गलत नहीं तो शायद सरकार की कोशिश या फिर आप लोगों की मुहिम ये है कि अब तक एक जो आरोप लगता था कि आमजन ये कहता था कि मेरे पास इस समस्या का हल है और मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, उसकी आवाज़ आप बनने जा रहे हैं। वो अपना फॉर्मूला देगा, अपना इनोवेशन देगा, उसको चेक किया जाएगी, उसकी टेस्टिंग होगी और अगर वो सही होता है तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना बड़ा देश है और देशवासियों के पास बहुत सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। एक ब्रिज कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। आज सरकार की थिंकिंग बहुत ओपन है। हम इनोवेशन को एनकरेजमेंट भी करते हैं और कंज्यूम भी करना चाहते हैं। और उस कंजम्पशन के अंदर जो उन्नत जी ने बताया, पैसा तो दे ही रहे हैं, बट 2 और चीज़ें हैं कि हम आपके लिए रेडी मार्केट भी हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि आज एक भारत का एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जिसे कहते हैं जेम पोर्टल। उसमें करीब 1,30,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, MSMEs, छोटी बड़ी स्टार्टअप्स। सबसे बड़ी बात यह है, पहली बार स्टार्टअप्स जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर जाके अगर उनके पास कोई इनोवेटिव सोल्यूशन है, उनके पास एक पाथ ब्रेकिंग सोल्यूशन है, वो भी गवर्नमेंट को बेच सकती हैं। तो पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही, इनोवेशन को लैब से, प्रोटोटाइप से कमर्शलाइजेशन ले जाना। एक उसके लिए रेडी मार्केट होना, उसके लिए टेस्ट केसेस होना, जो इस अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस में उन्नत जी ने बताया वो देंगे। बट ऑल्सो फाइनली जब आप कमर्शलाइज हो जाते हैं तो हम खरीदार भी हैं आपके, और उसके लिए प्रोसेस चल रहा है। और ऑलरेडी बहुत स्टार्टअप्स गवर्नमेंट में अपनी टेक्नोलॉजी, अपने सोल्यूशंस, अपनी इनोवेशंस बेच रहे हैं। चलिए, एक आखिरी कार्तिक, बहुत संक्षेप में कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे जो एक और इसमें कुछ रह गया हो, ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि भविष्य में सरकार को जोड़नी चाहिए इनोवेटर्स या आप इसी कंपनियों के लिहाज से? तो हम जो काम करते हैं स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी देखते हैं जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा हो, और भारत अभी ऐसे स्थान पे है जहाँ पे वो ग्लोबल लीडरशिप ले रहा है। तो उसका हमने वो भी देखा है, न्यू इंडिया चैलेंजेस में काफ़ी फोकस है उसका, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी और क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का। और बहुत सारे इनोवेटर हैं इंडिया में जिनके पास आइडिया हैं, बहुत सारा काम है इंजीनियरिंग में और एक्सपीरियंस है जो आगे बढ़ के आ सकते हैं, जो या तो एंटरप्रेन्योरशिप ले लें या फिर अपने आइडिया गवर्नमेंट के पास ले आएँ या फिर आगे बढ़ाएं ताकि इंडिया लीडर बन जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सपना जल्दी साकार हो और जो ये इनोवेशन और इसे एक मंच पर लाने की कोशिश है ये अपने मकसद में कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय और सुझाव का, हमने कार्यक्रम किया था RTE को लेकर 5वीं पास जरूरी यानी कि जो संशोधन किया गया है उसको लेकर 25 जुलाई को। दिव्या सिन्हा हमारे दर्शक लिखते हैं कि राज्यसभा टीवी का एक बार फिर से शुक्रिया। मैंने भी छोटे बच्चों को पढ़ाया है और ये मेरा अनुभव है कि दिक्कत बच्चों में नहीं, पढ़ाने वालों में होती है, नहीं टीचर्स में। तो जरूरी है कि टीचर ट्रेनिंग को और ज्यादा विकसित किया जाए। अंकिता द्विवेदी लिखते हैं कि RTE संशोधन बिल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हर क्षेत्र में संघर्ष है। बच्चे प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं हैं। बच्चे भविष्य में इन सभी चीज़ों के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं होते हैं और वो मानसिक तौर पर तनावग्रस्त होते हैं। तो आप दर्शकों का शुक्रिया सुझाव देने के लिए, अपनी राय जाहिर करने के लिए। आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी सुझाव, राय और आलोचना हमें मेल कर सकते हैं हमारे मेल ID पर। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।